हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे सेट नंबर 6 प्रीवियस ईयर के बेस पे। आप 50 सेट करेंगे हम इस सीरीज़ में, और 50 सेट में हर तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा जो भी आज तक ग्रुप डी में आया है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके जो तरीके हैं वो इन 50 क्वेश्चन के अंदर ही आ जाएगा, और आने वाले जितने भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए ये है, क्योंकि इसमें 50 पेपर हैं, सेट हैं, प्रीवियस ईयर हैं, तो उसमें जो तरीके हैं वो सेम ही लगने हैं, बस क्वेश्चन की जो डिजिट हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम कर लेते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, हम मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं। बस इसमें 5 में सेट करा चुका हूँ, सिक्स्थ सेट है। कह रहा है कि रितेश 8 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। अगर उसको कुल गति 72 किलोमीटर पर आवर करनी है कुल गति, तो अब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने घंटे और चले गाड़ी। मतलब वो 60 से चल रहा था, ठीक, लेकिन उसको एवरेज 72 लाना था, तो मतलब 72 से ज़्यादा चलनी पड़ेगी। लेकिन अब ये नहीं पता ये कितनी देर चलेगा। तो आप इस तरीके से करिए, जितनी दूरी ये चल चुका है, ये दूरी प्लस ये दूरी जो होगी वो 72 की स्पीड से चलने वाली टोटल दूरी होगी। मतलब जो 72 से चलेगा, 8 घंटे ये प्लस एक्स घंटे ये, बात समझ आ रही है? 8 घंटे प्लस एक्स घंटे, यही तो होगी 72 किलोमीटर जो एवरेज है हमारा। पहले तो ये 8 घंटे भी चली होगी दूरी, और ये जो हमारा एक्स घंटे 80 किलोमीटर से चलेगा वो, ये दूरी टोटल, ये दूरी किसके बराबर होगी? ये प्लस ये दूरी। समझ आ रही बात? आपको समझ आ रही बात गाइस? देख लेते हैं ये किस दूरी के बराबर होगी। जो 8 घंटे में 60 की स्पीड से चली प्लस 80 की स्पीड से एक्स मिनट में चली, मतलब एक्स आवर में चली। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 मल्टीप्लाई 60 में दोबारा लिख देता हूँ, प्लस 80 मल्टीप्लाई एक्स इजिकल्स टू कितना होगा? 72 मल्टीप्लाई 8, 8 प्लस एक्स। ये टोटल टाइम में इतनी चलेगी, ये अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड। तो 8 छंग 48 हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस 80 एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 72 एक्स, प्लस 8 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, 776। यहाँ 72 एक्स है, यहाँ 80 एक्स है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 एक्स। 8 एक्स इजिकल्स टू, अगर हम 576 में से 480 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 ये और 76 ये, तो 96 हो जाएगा। 8 से ये काटा, 12 8 96, तो 12 आंसर आ गया, 12 आवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 घंटे। आपको शायद समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश करिए मैं क्या बताया, क्योंकि वो स्पीड उसकी पहले 60 थी ना, उसकी पहले स्पीड 60 थी, लेकिन उसको 72 करनी है, और इधर वो 80 चलेगा। लेकिन 80 कितने देर चले कि ये हो जाए एवरेज स्पीड इतनी हो जाए। तो इतने में जो टोटल, जैसे ये 8 घंटे चला, ये एक्स घंटे चला, तो 8 प्लस एक्स घंटे ये चलेगा ना, दूरी तो हमारे पास बराबर ही है ना, बस मैंने वही किया। समझ आ रही बात गाइस? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 7.5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से 4 साल में ये हो जाता है। ये हमारे पास क्या है? मिश्र धन है, ठीक है गाइज। तो पहले देख लेते हैं। देखो एस आई बराबर क्या होता है हमारे पास? PRT/100 होता है, ठीक। अब हम पहले देख लेते हैं 4 साल में कितना परसेंट हो जाएगा। 4 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 7.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 15 दूनी 30, 30% हो जाएगा। 30% ऑफ P, 30% हो जाएगा। जो ये हमारा वो कितना है? 100% तो हमारा SI है, मतलब 100% तो हमारा CP है, प्लस SI कितना? 30% इजिकल्स टू 130 की वैल्यू कितनी है? 689, इतनी है ना। ये मिश्रधन है ना, मिश्रधन किसे कहते हैं? CP प्लस SI, ये तो मिश्रधन हो गया। तो बस हमने वही किया। एक तो 130 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? बस ये निकालने के लिए क्या करेंगे? 689 बटे 130 मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू निकल आएगी। तो हमसे क्या पूछा है? निवेशित राशि पूछी है ना, बस निवेशित राशि निकाल देंगे। 1 0 से 1 0 कटा, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 पंजे 65, 13 3 39, 530 आंसर आ गया। समझ आ रही गाइस? 30% हमारा SI था ना, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 30% था, 100% हमारा वो जो राशि थी प्रिंसिपल वो हो गया,
उस हिसाब से हमने कर दिया, क्योंकि वो मिश्र धन हमें दे रखा है। ये भी वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम इसको कर लेते हैं। वैसे क्या दे रखा है हमें, इस इक्वेशन से पी की वैल्यू मिल जाएगी। हमें इसका मान चाहिए ना, इसका मान के लिए हमें पी की वैल्यू चाहिए। पी की वैल्यू पता होगी तो पी स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू निकल आई -4 की, तो यहाँ से हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि 7p इजिकल्स टू 10 होगा, तो p इजिकल्स टू 10/7 होगा। बस b की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पे रख देंगे। मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, 10/7 का स्क्वायर -4। मतलब हमारा जो पहला वो है स्टेटमेंट वही पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार मैं सोच रहा हूँ हमारा ये थोड़ा जल्दी हो जाए। एक परिमेय संख्या, मैं थोड़ा जल्दी करूँगा इस बार। एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर जो अपन p/q की फॉर्म में लिख सकें और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये होता है। जो इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0, p/q की फॉर्म में किसको लिख सकते हैं, जो पूरा पूरा कट जाए, मतलब एक रेशनल नंबर हो। p/q की फॉर्म में लिखेंगे इसको। अगर करेंगे तो क्या, ये 4 का मतलब क्या है, 49 की पावर 1/4। 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर अपन 1/4। 2 से 2 कटा तो 7 की 1/√7 है, तो √7 तो परिमेय है ही नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम 81 पे आते हैं। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 1/4। 2 से ये 2 कटा, 9 बचा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, तो ये पूरा परिमेय। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 p/q की फॉर्म में बन गई है, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। नहीं 64 को भी नहीं लिख सकते, 36 को भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें 64 में क्या आएगा, √8 आएगा इसमें, और इसमें √6 आएगा। ये दोनों ही अपरिमेय परिमेय संख्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा साइंस का है, ये कर लेते हैं। ये भी साइंस का, ये कर लेते हैं। कह रहा है कि 18% व्यस्त समय यानी अधिभार। अधिभार का मतलब कोई आदमी था, उसके साथ कोई वजन था, तो टैक्सी का किराया 531 रुपये लगा। मतलब हमारे साथ कोई, मतलब वो था, सामान था, एक व्यक्ति के साथ सामान था, अधिभार था, मतलब ज़्यादा सामान था, तो उसका वेट, आदमी का वेट तो 100% था, प्लस 18% और वजन था, तो उसका किराया 531 था। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 118 की वैल्यू हमारे पास 531 है। एक तरीके से ये हो गया ना। इस तरीके से क्वेश्चन करने का सही तरीका यही है कंपटीशन में, एक की वैल्यू इतनी तो दो की वैल्यू कितनी होगी। तो ये पूछ रहा है अगर अधिभार नहीं होता, मतलब 18% नहीं होता, तो कितना होता, 100% होता। तो 100 की वैल्यू पूछा है, 118 × 100। 118 से कितनी बार में गया, 118 से कितने बार में गया, 4.5 बार में गया। पहले 4 बार में गया, तो 4.5 × 100, 1 पॉइंट से 1 0 कटेगा, तो 450 आ जाएगा। बात समझ आई गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला तो ईजी है क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए पता है कि डिजिट के नीचे डिजिट रखो, इसमें से इसको माइनस करना है। 1 के नीचे 1, 7, 4 के नीचे ये 8, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 0 माइनस कर देना है। 5 में से 0 गया 5 बचा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ 9 बचेगा। 9 में से 4 गया तो 5 बचा, यहाँ 9 बचेगा। 9 में से 7 गया तो 2 बचा, यहाँ बचेगा 2। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो ये आंसर आ गया। डिजिट के नीचे डिजिट रखो, इस तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एन भुजाओं वाले बहुभुज है तो उसके कितने किनारे होंगे। भाई देखो अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल की 3 भुजाएं तो 3 पॉइंट हैं, 4 भुजाएं इसके तो 4 पॉइंट हैं, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर एन भुजा होंगी तो एन पॉइंट होंगे। कॉर्नर पूछा है, किनारे। ये किसका क्वेश्चन था, ये इसका जीके का क्वेश्चन है। ये वाला किसका है, ये रीजनिंग का है। वैसे तो ये रीजनिंग का है, हम इसको कर लेते हैं फिर भी। रेखा एम पर डाले गए स्लोप का मान क्या होगा। स्लोप का मान क्या होता है, एम होता है, एम होता है ना स्लोप का मान। तो प्रश्न तो ये है कि एम स्लोप का मान बताएं और संख्याएं ये हैं, तो हाँ ये दोनों पर्याप्त हैं। तभी तो हम एम का मान पूछेगा। एम का मान कैसे निकाल सकते हैं, एम का मान तभी तो निकालेंगे जब एक्स और वाई की वैल्यू पता होगी। एक्स और वाई की वैल्यू पता है, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1, क्योंकि पॉइंट है ना एक्स कॉमा वाई, तो दोनों पॉइंट मतलब दोनों इसके लिए पर्याप्त हैं। इसमें क्या होगा, बोडा मास लगेगा। मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ बोडा मास के। सबसे पहले ब्रैकेट और फिर ऑफ, फिर डिवीज़न। तो इसमें क्या होगा, पहले डिवीज़न होगा, तो 32/2 × 2 तो 2 से 16 बार में गया, 2 से 8 बार में गया, 2 से 4 बार में गया। अब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 66 की मल्टीप्लाई 4 होगी तब जाके प्लस होगा। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26,
प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 264 में प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 272। 272 इज द राइट आंसर। ये वाला कर लेते हैं। 4 साल बाद माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से दोगुनी हो जाती है। उनकी वर्तमान आयु का योग, ये मान लेते हैं वर्तमान आयु क्या है हमारे पास, माँ एम है और बेटी बी है, ये वर्तमान आयु है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन दोनों का जो योग है वो कितना दे रखा है 46। 4 साल बाद, 4 साल बाद यानी एम प्लस 4 हो जाएगा और बेटी भी 4 प्लस बेटी, तो इसकी जो आयु है माँ की आयु इस बेटी की आयु दोगुना है, ये बता रखा है। हमसे किसकी पूछा है, बेटी की पूछा है, तो हम माँ की आयु लिख देते हैं। जिसकी आयु पूछा है उसके अपोजिट में करते हैं। ठीक है, देखो बेटी की आयु पूछा है तो उसमें माँ की आयु रख देते हैं। माँ की आयु एलिमिनेट करेंगे तो माँ की आयु बराबर 46 माइनस बी, तो यहाँ पर रख देंगे 46 माइनस बी, 46 माइनस बी प्लस 4 इजिकल्स टू 8 प्लस 2b। देखो यहाँ बी है, ये क्या हो जाएगा 3b, यहाँ से बी कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, 50 50 ही हो जाएगा, 50 माइनस 8 42 अपॉन 3 इजिकल्स टू बी आ जाएगा। तो 3 कम 3 1 3 चौक 12 14 साल। क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसका है, ये भी मैथ का है, चलो इसको भी कर लेते हैं। टाइप ए श्रमिक टाइप 2 से 2.5 गुना है, तो 30 टाइप ए श्रमिक एक काम को 6.4 घंटे में कर सकते हैं। अच्छा, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, तो पहले तो हम ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं गाइस, सिंपल ही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि जो ए है वो ए बी का ए गुना है, तो ए इजिकल्स टू कितना है बी इंटू 2.25 इतना गुना है, तो 20 के नीचे आ जाएगा। ये इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको 100 करेंगे, इसको पॉइंट को काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, मतलब 20 बार में जाएगा ये, और ये हमारा 45 बार में जाएगा। मतलब जो ए अपॉन बी आएगा वो हमारा 45/20 आया। ये इतना गुना है ना, ए बी का इतना गुना है, तो हम ए की वैल्यू 45 रख सकते हैं और बी की वैल्यू इतनी 20 रख सकते हैं। इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन की डील करते हैं, मतलब अप्रोच इस तरीके की होनी चाहिए। ए की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं 45 और बी की वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं 20, यही है ना, क्योंकि जो ए है ना वो ज़्यादा काम कर रहा है, 2.5 गुना मजबूत है ना। अब देख लेते हैं, जो 30 हैं ए टाइप के श्रमिक 6 घंटे में काम कर दे रहे हैं, 30 मल्टीप्लाई ए कितने की वैल्यू 45 मल्टीप्लाई 6 घंटे है ना, 6.4 घंटे में काम कर दे रहे हैं। अब कह रहा है कि 4 ए टाइप के, तो 4 मल्टीप्लाई 45 प्लस 15 दो टाइप के, 15 मल्टीप्लाई 20, 15 दूनी 30, 300 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा एक्स मिनट, एक्स घंटे में काम कर दे रहे हैं। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा 180, 180 प्लस 300 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480, 480 इंटू एक्स, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8640, ये आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 480 से डिवाइड देना पड़ेगा, इजिकल्स टू x, ये 480 है, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 0 0 कटा, 12 से काट देते हैं, 12 चौक 48 और ये कितना है 12 पंजे से 12 चौक, हाँ ठीक है, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24, दो बार में, फिर 4 से कटेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32, ठीक है, तो 18 दिन में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 18। ऐसे समझ आया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला भी क्वेश्चन ठीक ही है। क्या कह रहा है कि पी शंकु है, कोई कोण है का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पी है हमारे पास वो क्यू के वक्रगल क्षेत्रफल 7 गुना है, तो मतलब 7q के बराबर है। जो बोल मतलब इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, मतलब पी अपॉन क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी अपॉन क्यू इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 7/1, क्यू नीचे चल जाएगा ना। फिर कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो क्यू है
तिर्यक ऊंचाई जैसे मान लेते हैं क्यू की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, एल क्यू की कितनी है, 7 गुनी है किसकी, पी की। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं, एल पी अपॉन एल क्यू इजिकल्स टू 1/7 हो जाएगी। बात समझ आ रही है। फिर कह रहा है अब हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, पाई आर एल अपॉन पाई आर एल। ये हम मान लेते हैं ये हमारा P है और ये हमारा Q का है, ठीक है। तो पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक। हमें ये RP और RQ है, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है ये इजिकल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 7/1 हो जाएगा एक तो, क्योंकि ये हमने स्टेटमेंट दे रखा था P/Q का 7/1, क्योंकि ये इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। और LP/LQ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1/7 हो जाएगा, ठीक है। तो RP/RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 7 ये है ना 7/1 है, नहीं 1/7 थी, 1/7 एल वाली जो थी ना 1/7 थी। तो ये 7 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मैं काट के आपको बता देता हूँ। जो हमारा RP/RQ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 × 7 49/1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इनके आधार के एरिया के बराबर। अब इनका आधार करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो हम पाई आर स्क्वायर होता है, फिर से पाई मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, पाई से तो पाई कैंसिल हो ही जाना है, तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो 49 का स्क्वायर करेंगे, 9 में 81, एक आएगा तो एक आ रहा है इसमें, पहले डिजिट इसी में आ रहा है, तो यही हो जाएगा 24:1:1। यही अप्रोच होनी चाहिए हमें क्वेश्चन करने की एग्ज़ाम में, तभी हम जॉब ले सकते हैं, वरना आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ये हमारा उसी का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, जो भी आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, दिक्कत है, मैं गलत तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम निकल सके। 64 लोग 77 दिन लगे घर बनाने में, 96 दिनों में इतने पुरुष कार्य का कितना भाग कर सकते हैं। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैन इंटू आवर अपॉन वर्क, मैन टू आवर 2/वर्क 2, इस तरीके का फॉर्मूला होता है। तो 64 लोग हैं, 77 दिन है, अपॉन एक काम है, इधर क्या है 44 दिन है, 44 लोग हैं, 96 दिन है, और एक्स काम है। तो यहाँ हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल दो। हम पहले काटा पीटी करते हैं, 11 सत्ते 11 चौके, 12 से तो नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8×2 64, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो कितना आ गया हमारे पास वैल्यू, 7 दूनी 14 इंटू एक्स इधर चले जाएगा, 7 दूनी 14 एक्स इजिकल्स टू, इधर कितना बचा था हमारे पास, 4 ये था हमारे पास और 3 ये था, 4 तियाँ 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 12/14। बस अब इसको काट देंगे, 2 6 जा 2 7 जा, 6/7 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। हम इसमें सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, मैत्री को 10 दिनों के लिए सेल्फ ड्राइव के दौरान, अच्छा इसको भी कर लेते हैं। जो मैत्री था उसको 10 दिनों के लिए सेल्फ ड्राइव के दौरान अपनी यात्रा के खर्च के लिए कुछ धन दिया गया, हालांकि उसे 6 दिन और ठहरा जाए अगर, तो परिणाम स्वरूप उसका जो औसत दैनिक यात्रा भत्ता है वो 45 रुपये कम हो गया। अच्छा, ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया ना। कोई वर्कर थे किसी फैक्ट्री में, 10 दिनों के लिए अनाज था, लेकिन अगर उनको 6 दिन और वो अनाज चलाना पड़े तो 35 मतलब 45 जो भी उनकी यूनिट थी एक दिन की वो कम करनी पड़ी। इस तरीके की क्वेश्चन हो गया ना। मतलब ये अगर ये 10 रुपये था
इंटू एक्स रुपये मान लिया उसने दिए, टोटल एक्स रुपये दिए, ठीक है। ये तो एक्स दिन चलते इतना खर्चा होता, और अगर ये 16 दिन चला रहा है, अगर ये 16 दिन चला रहा है, मतलब अगर ये 10 दिन चलाता, 10 दिन के लिए एक्स रुपये पर डे चल रहा है, पर डे, ये पर डे का मिल रहा है अभी। मतलब मान लिया हमने एक दिन में एक्स रुपये खर्च कर रहा था, ये समझ लो एक दिन में अगर एक्स कर रहा था तो 10 दिन में ये हो जाता। अगर वो 16 रुपये कर रहा है खर्च, मतलब 16 दिन हो रहे हैं, तो कितना खर्च हो रहा है एक दिन में, एक्स माइनस 45। बात समझ आ रही है? अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दो। देखो अगर 10 दिन के लिए कर रहा है, पर डे उसका खर्चा एक्स है, ठीक। अगर वो 16 दिन कर रहा है 10 दिन को, तो उसका जो खर्चा है वो 45 रुपये कम हो रहा है पर डे का। मतलब हम एक दिन का निकाल रहे हैं। अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 10x इजिकल्स टू हो जाएगा 16x, मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 पंजे 80 का, जीरो हासिल लगे 8, 16 चौके 64, 64 और 8 72, ठीक। तो ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा 6x। यहाँ से तो हमारा आंसर फिर 1 मिनट, हाँ ये इधर जाएगा ना और ये इधर आएगा। 6x इजिकल्स टू 72 जीरो, तो 6 से कटेगा तो 6 कम 6 दूनी 12, 120 आया। 120 पर डे का आ रहा है, तो 10 दिन का कितना होता, 120 पर डे का, तो 10 दिन का मल्टीप्लाई 10 तो 1200। बात समझ आ रही? मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो गाइस, अगर वो 10 दिन तक खा रहा था, मतलब मान लिया हमने वो एक दिन में एक्स रुपये खा रहा था पहले, ठीक है, तो 10 दिन में खा रहा था तो एक्स खाता, एक्स खा रहा था एक दिन में। लेकिन अगर वो 6 दिन और खा रहा था तो उसके एक्स में से 45 रुपये कम हो रहे थे। जैसे मान लो मैं वो पहले ना 120 रुपये खा रहा था, एक दिन का खर्चा था। लेकिन जब उसको लगा यार 6 दिन और रुकना है और पैसे भी है नहीं, तो उसने इसमें से कम कर दिया 45 रुपये। अब वो क्या करने लगा, इतने रुपए खाने लगा, इसमें से 45 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 रुपये खाने लगा। बात समझ आई? पहले वो 120 रुपये में पूरा दिन खाता था, अब 75 रुपये में खा रहा है, क्योंकि उसको 16 दिन और काम करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको शायद समझ आ गया होगा। अब देखो लाइव पढ़ा था तो मैं आपके डाउट देख पाता, मैं रिकॉर्डेड वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं लाइव के लायक। देखो इसको करते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, उसकी कर्ण इतनी है। मतलब ऐसा एक त्रिभुज है, उसकी जो कर्ण है ये 14:2 है। अगर हम इसमें से एक वो बनाए, परिवर्त बनाए ऐसे, तो इसका वो क्या होगा, क्षेत्रफल। तो देखो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसकी आधा हो जाएगा इसका रेडियस। परिवर्त बनाया, इसके आसपास बनाया पूरा, मतलब ये डायमीटर बनेगा ना हमारा, जो ये है ये डायमीटर बनेगा, तो इसका 7√2 हो जाएगा रेडियस। अब इसका पाई आर स्क्वायर निकाल दो, तो हो जाएगा 22.7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 2, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 308। ये वाला भी कर देते हैं। टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, गलती से एक दूसरा पाइप खुला छोड़ देते हैं जो टंकी को खाली करता है, इस कारण टंकी को भरने में 16 घंटे लगते हैं। तो 12 और 16 घंटे देख लेते हैं पहले। 12 और 16 घंटे से वर्क निकालते हैं। 2 बार में जाएगा, 6 बार में, 8 बार में, 2 बार में जाएगा, 3 बार में, 4 बार में, 4 3 12, 2 24, 2 48। तो 48 तो हमारा पहले वर्क आ गया। 48 तो हमारा वर्क आ गया। 12 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा है, 12 चौक 48, 4 यूनिट काम कर रहा है। और अगर एक टंकी खुली रह जा रही है, टंकी मान लेते हैं बी है, टंकी खुली रह जा रही है तो 16 घंटे में भर रहा है, तो 16 चौक 16 कम 16, 16 में 16 3 48, तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो देखो जहाँ ए की वैल्यू 4 है, तो वी की क्या वैल्यू होगी, 3, इनका आंसर आ जाएगा -v। तो वी को यहाँ पे 1 होना पड़ेगा ना, बी को यहाँ पे 1 होना पड़ेगा, तभी तो 4 - 1 तभी तो 3 आएगा। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। वी की वैल्यू 1 आ गई। तो यदि टंकी भरी हुई हो तो पूरा टैंक खाली करने में जो टोटी है, ये टोटी क्या है, बी है।
1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रही है, तो पूरा टैंक खाली करने में कितना घंटे लगाएगी? 48 यूनिट, 48 घंटे, तो 48 घंटे है, क्योंकि 1 घंटे में 1 यूनिट है, टोटल यूनिट 48 है। इसको भी कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। कॉस और साइन कहाँ पे? देखो अगर हम 90 रखेंगे तो यहाँ पे कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो 90 नहीं रख सकते। जब कॉस और साइन दोनों एक साथ हों तो हम थीटा मान लेते हैं, 45 मानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसमें 45 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + cos 45। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको वैल्यू याद होंगी, नहीं है याद तो सब वैल्यू याद कर लीजिएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + √2, और √2 कट जाएगा आपस में, तो 1 + √2 आ जाएगा। तो देखेंगे इसका मान तो 1 + √2 आ रहा है 45 की वैल्यू रखने पे। अब इन सब में 45 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, थीटा के मान 45 रखेंगे तो किसमें √2 आएगा? देखो इसी में आएगा खाली, और किसी में नहीं आएगा। इसमें अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 1/√2 अपॉन 1 - 1/√2। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/√2, जिसका मान इसके बराबर होगा ना। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें से माइनस करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? √2 - 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या आया हमारे पास? 1/√2 - 1। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये और ये क्या हो जाएगा? ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b² वाली, a + b × a - b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 - 1 1 आएगा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो वही वैल्यू आ गई ना, √2 + 1। आपको शायद समझ आ गया होगा मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वैल्यू इसमें रख के देख लेता हूँ एक बार। देखो अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1 - 2, साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1/√2, तो स्क्वायर √2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 1/√2, ये हो गई ना। तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1/√2, तो ये √2 वैल्यू आ जाएगी। ये होगा ही नहीं, क्योंकि 1 + √2 आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। इस तरीके से सारे तीनों आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका समाधान नहीं है, समाधान नहीं है का मतलब है जो हम अगर हम इसका v² - 4ac निकालेंगे, वो जो होगा वो ये 0 से छोटा होगा। यही हो सकता है बस, तभी होता है समाधान, कोई नहीं होगा समाधान। अब इसमें से निकाल लेते हैं। 0 क्या होगा? बड़ा होगा, इक्वल भी नहीं होगा। जब कोई समाधान नहीं होता तो ये 0 से बड़ा हो जाता है। b क्या होता है? ये तो हो जाएगा k² - 4 मल्टीप्लाई a कितना है? 1 है तो 1 मल्टीप्लाई c कितना है? तो 7.5k, ये हमारा k है। बस अब इसको सॉल्व कर दो, k इधर आ जाएगा, देखो 0 बड़ा है k² से, ये वैल्यू इधर आ जाएगी उठ के। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मैं 0 ना रखता, देखो ये वैल्यू हम इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगी, इसके साथ प्लस हो जाएगी ना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 30, क्योंकि 7.5 15 15 दूनी 30, 30 जो होगा वो 30 k² से बड़ा होगा, और ये इक्वल्स टू 0 से बड़ा होगा। ये आएगा ना, k से कट जाएगा तो ये वो भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? 30 की वैल्यू k से बड़ी होगी और k की वैल्यू 0 से, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ आएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बड़े बढ़िया है। जिसके 10 गुणक हों, गुणक कैसे देखेंगे? पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, 48 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बार में 24, 2 बार में 12, हम एक एक को चेक करना पड़ेगा इसमें सब में, यही तो है। 6 बार में, 2 बार में, 3 बार में, फिर 3, तो कितना आया? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब इसके फैक्टर निकालने के लिए देखो 4 है तो 4 + 1 5 मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है, 1 + 1 2, तो 5 दूनी 10। फैक्टर निकालने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार बताया कैसे निकालते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसकी पावर जो है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 है तो 4 + 1 5, और यहाँ 1 है तो +1 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 इसके फैक्टर हो गए, तो यही पहला ही आंसर हो गया। बाकी 16 वोला की चेक कर लेंगे तो इसी तरीके से 10 नहीं आएंगे। अपरिमेय संख्या का मैंने ये बता दिया। अपरिमेय संख्या के कई रूल होते हैं। पहला तो यही होता है रूल कि जिसके लास्ट में
मेरे को अभी डिजिट याद नहीं आ रही है, लेकिन ये होता है 3, लेकिन 7 8 तो होता ही है। 7 8 जिसके पीछे आ जाए वो अपरिमेय होता है संख्या। और भी होते हैं नंबर, 4 नंबर होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, शायद 1 3 7 8 होता है, ऐसी कुछ होता है। मैं अभी उसको अगली वीडियो में पूरा कंफर्म करके बता दूंगा अपरिमेय संख्या किस किस के होते हैं। लेकिन 7 8 तो कंफर्म है, तो इसमें 8 है तो ये अपरिमेय है। ठीक है गाइस, 1 3 7 8 होता है, ऐसे ही कुछ नंबर होता है, या 2 3 7 8 होता है, जिनके लास्ट में होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला भी ठीक ही है क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित वेन डायग्राम में आयताकार जो है, हमारा जो आयत है, इसमें क्या होता है, RPS है की संख्या है। त्रिकोण में हमारा क्या है, MI टीम है, मतलब IPL वाली टीम चल रही है क्या। और सर्कल में क्या है, KKR है, हाँ IPL वाली टीम है, KKR है। तो फिर पूछा है कितने MI और KKR के समर्थक हैं लेकिन RPS के नहीं हैं। KK और MI के हैं, KK और MI के हैं लेकिन RPS के नहीं है। तो KKR और MI के कितने हैं, सर्कल और ट्रायंगल वाले के अंदर कितने कितने हैं, सर्कल और ट्रायंगल में ये दोनों हैं, सर्कल और ट्रायंगल में 4 है और 2 है, तो 4 + 2 होने चाहिए 6। लेकिन ये बोल रहा है कि RPS नहीं होना चाहिए, तो RPS में कौन सा होता है, जो स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं, तो जो 4 है वो स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है ना, तो खाली ऐसे 2 ही हैं, 2 लोग हैं, ये तो सर्कल के अंदर भी उसके अंदर भी आ रहा है ना, रेक्टेंगल के अंदर, ये ऐसे हैं 4 जो RPS के भी हैं, तो ऐसे सिर्फ 2 ही लोग हैं, ये वाले जो 2 हैं, 1 मिनट जी, ये 2 हैं, क्योंकि ये जो 4 हैं ये इसमें भी आ रहे हैं ना स्क्वायर में, तो ये नहीं होंगे, बस ये 2 ही बचेंगे, खाली ये 2 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। मैं जैसे जैसे सेट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाऊंगा। मैं सोचता हूँ क्योंकि तरीके रिपीट हो रहे हैं ना, ये सब तरीके हम लगा चुके हैं। क्या कह रहे हैं, ABC ट्रायंगल है, ABC अगर ट्रायंगल है, AB बराबर AC है, AB बराबर BC है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो कोण जो C है हमारा वो 75 डिग्री है, ये 75 है तो ये भी 75 होगा। समझ आ रही है, क्योंकि सेम साइड के नीचे वाले जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होंगे। 75 75 कितना हो गया, 150, तो ये वाले कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए ना, 180 होगा ना, 180 में से 2 तो एंगल 150 ही है, तो तीसरा वाला अपने आप ही 30 हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। पाइप एक टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है, पाइप भी भरने में, उसी टैंक को खाली करने में 6 घंटे लेता है। यदि दोनों पाइप एक ही टाइम पे खोल दिए जाए, इतने टाइप, ये इतनी बार करा चुका क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को अब नहीं कर रहा, फिर भी चलो कर दे रहा हूँ, क्या आप तक कोई पहली बार सीधे उसी पे आ जाए। देखो इन दोनों का एलसीएम लो, वर्क निकालेंगे, 3 दूनी 6, दूनी 8, 12 मान लेते हैं टाइम, 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, एलसीएम लेना ज़रूरी नहीं होता, बस जो ऐसा नंबर देखना पड़ता है जो दोनों को डिवाइड करे। तो ए कितना यूनिट काम करता है, 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12। बी कितना यूनिट कर रहा है, 6, तो 2 यूनिट काम कर रहा है। भरे हुए टैंक को खाली करता है ना बी, तो कितना हो रहा है, 1, दोनों यूनिट काम करेंगे तो A - B होगा, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो ये -2 काम कर रहा है। 1 यूनिट काम हो रहा है 1 घंटे में, 12 यूनिट काम है, तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा ना, 12 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, वही मैंने बोला, पूर्ण वर्ग के लिए क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, 8 7 और शायद एक तो नहीं होगा, 2 3 होता है, ऐसे कुछ नंबर होता है, 2 3 7 8। मैं नंबर बता दूंगा नेक्स्ट में, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 7 8 पक्का होता है। और भी 2 3 तरीके और होते हैं अपूर्ण वर्ग के, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो बना दूंगा एक, ठीक है गाइस। तो आप अभी इसी से काम चला लीजिएगा। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जो इस सबसे विभाजित है और शेष 7 बचता, शेष 7 बचता है, मतलब इसमें 7 प्लस कर दो इस सब का एलसीएम लेके, ठीक है। देखो 8 से 16 पूरा कट रहा है तो 8 को लेने की ज़रूरत ही नहीं है, एलसीएम वही आएगा। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 6 बार में, ये 15 बार में, ये 8 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 15 बार में, 4 बार में,
ठीक, 3 से काटेंगे, 1 बार में, 5 बार में और ये 4 बार में। अब नहीं कटेगा। 2 दूनी 4 तियाँ 12 और 12 पंजे 60 और 60 इंटू 4 6 चौक 24 240 इसका वर्क आ गया। 240 नंबर आ गया, मतलब 240 का मल्टीपल ही होगा। तो 240 के आसपास ही है ऑप्शन, तो इसी में 7 प्लस कर दो तो 247। अगर 247 नहीं होता तो हम इसका और अगला मल्टीपल ले जाते तो कितना होता, 480। ऐसे ही ये डिजिट बदली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है पाइप ए और 8.7 घंटे में भर सकता है ये पाइप जो है, और बी जो है भरी हुई टंकी को 5.8 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखो ये तो बहुत जल्दी खाली कर दे रहा है, जितनी देर में भर भी नहीं पा रहा। खाली करने वाला बड़ा नल है, 1-1 घंटे खोले जाते हैं ये टंकी, तो भरी हुई टंकी खाली करनी होगी। हाँ तब सही है, वरना भर तो सकते ही नहीं। तो पहले हम इसका वर्क निकाल लेते हैं, वर्क कितना होगा। वर्क निकालने के लिए देखो हम पॉइंट भूल जाने होते हैं, और 5 8 कितने से जाएगा, 2 से जाएगा पहले, तो 2 से काट लेते हैं। ये 87 नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 से 29। अब हाँ 29 बार चल जाएगा, ये 3 बार में, ये 1 बार में, तो 3 आया। तो कितना आया हमारे पास, 3 दूनी 6 और 6 नियम 54 का 4 हाथ से लगे 5 और 6 दूनी 12 12 और 5 17, 174 हमारा वर्क हुआ। तो हम देख लेते हैं ए कितना यूनिट वर्क का काम कर रहा है। ए इतना है, 8.7 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना 87 है, तो 23 जन 87 है, तो मतलब 20। ए कितना हो जा रहा है, 20 यूनिट काम कर रहा है। और बी कितना यूनिट काम कर रहा है, 5.8 है, तो 58 कितना होता है, 29 दूनी 58, तो 3 बचा, तो मैं यानी 30 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, ये डिवाइड करना होता है तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये पता चल गया हमें वर्क कितना है हमारे पास 174, और ए हमारे पास काम कर रहा है 20 यूनिट और बी हमारे पास काम कर रहा है 30 यूनिट। ये खाली कर रहा है तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। अगर ये 2 घंटे काम करेंगे, 2 घंटे काम करेंगे तो 10 यूनिट काम होगा ना, बी माइनस ए काम होगा तो 10 यूनिट काम होगा, क्योंकि खाली करना है ना इस बार काम। 20 भर रहा है तो ये 20 खाली भी कर रहा है। स्टार्टिंग 30 से हो रही है, तो पहले ये खाली कर देगा फिर ये भरेगा। तो ये जो 10 यूनिट वर्क है वो कितने घंटे का, 2 यूनिट का है, 2 घंटे का वर्क है। तो हमें 174 यूनिट वर्क करवाना है। तो हम क्या करेंगे अगर बी स्टार्ट कर रहा है तो बी कब ख़त्म करेगा, लगभग हम अगर इसका 15 गुना करें और इसका भी 15 गुना करें तो हमारा वर्क हो जाएगा 150, और ये वर्क हो जाएगा हमारा 30 घंटे हो जाएंगे, और 150 वर्क हो जाएगा। अब बी काम करेगा दोबारा, जब बी काम करेगा तो 180 हो जाएगा ना ये, तो बी पूरा काम नहीं कर पाएगा, 1 घंटे से कम काम करेगा। अगर 1 घंटा काम करेगा तो 30 प्लस हो जाएगा ना इसमें, और इसमें 1 घंटा प्लस हो जाएगा। आपको मैं एक स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। देखो जो हमारा 150 यूनिट वर्क है वो हमारा 30 घंटे में हो गया। अब बी काम करेगा, ठीक है गाइज। अब बी अगर काम करेगा, बी कितना यूनिट काम कर दे रहा है, 30 काम कर रहा है ना, फिर तो ये चलेगा माइनस, मतलब 20 करेगा। ये पानी निकाल रहा है, ये भर रहा है, ये बाद में तो भर रहा है, पहले ये खाली कर दे रहा है। तो अगर हम यहाँ 1 घंटे इससे काम करवाएंगे तो 180 चले जाएगा, यहाँ 31 घंटे हो जाएंगे। लेकिन ये 180 थोड़ी हमारा वर्क, 174 है हमारा वर्क, तो 6 यूनिट कम है। 6 यूनिट कम है तो कितना मिनट कम है ये देखना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो देखो हमें कितना यूनिट वर्क करवाना है, अब ये देख लेते हैं। इस हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है गाइज। इसका देखो 30 यूनिट काम कर रहा है एक 60 मिनट में, अब मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 यूनिट वर्क कितना करेगा, 2 मिनट में। और हमें कितना करवाना है, 150 था ना, हमें 74 करवाना था 100, तो कितना हो जाएगा 70, ये 24 है ना, 24 यूनिट। 24 यूनिट कितनी देर में काम करेगा, तो इसको 24 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 6 और 24 दूनी 48 मिनट में काम करेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 घंटे और 48 मिनट। उम्मीद करता हूँ आपको गाइस क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं, ये सिंपल है क्वेश्चन। ये 15/29 है, मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। कह रहा है कि इसकी अमित की इतनी राशि का इतने गुना पंकज का है, तो अमित के पास कितना राशि है, अमित के पास, और ये दोनों का ये है a प्लस बी। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो क्या हो जाएगा a/b क्या हो जाएगा, b अगर इधर लाएंगे तो 3/5, और ये 29 ऊपर जाएगा, ये 15 नीचे आएगा। 1 मिनट।
15 नीचे जाएगा और 29 ऊपर आएगा। 1 मिनट, इसको मैं काट ही देता हूँ पूरा, फिर निकालते हैं। हम पहले ए और इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए अपॉन बी करते हैं पहले। ए अपॉन बी अगर करेंगे 3/5 तो इधर रहेगा ही रहेगा, और ये नीचे जाएगा इसके। जब नीचे जाएगा तो अपॉन यहाँ पे 15/29 होगा। 29 होगा तो इधर जाके ये पलट जाएगा। 29/15 मतलब सही कर रहे थे। मैं सोच रहा था काटने की सोच रहा था, कट ही नहीं रहा। 3 पंजे 15, तो क्या आ गया 29/25 आ गया, ठीक है गाइस। 29/25 आ गया। तो 29 और 25 कितना होता है? 54 यूनिट में वर्क बढ़ रहा है। हमें किसका पूछा है? अमित के पास पूछा है, मतलब ए की यूनिट पूछा है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 29 की वैल्यू पूछा है और 54 की दे रखी है। देखो 29 + 25 कितना हो गया हमारे पास? 54। 54 की वैल्यू इतनी है और हमसे पूछा है 29 की। तो देखो एक की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 54 से डिवाइड कर देंगे और 29 की निकालनी है तो 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ही निकल आएगा। ये कितने से घट रहा है? 54। 18 एकम 18, 18 8 3 24, 18 से घट रहा है तो 18 से काट देते हैं। 18 3 54, 18 पंजे 90 और 18 छंग 108, तो ये 60 बार में कटा, ये जाएगा 20 बार में। तो 29 दूनी 58 और 0 580 रुपये हो गए। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालने के लिए तो वही एलसीएम ले लो इसका। ये गाइस इसको तो हम हर क्वेश्चन में कर चुके हैं। एलसीएम तो सभी को आता ही होगा। अगर आपको एलसीएम भी नहीं आता तो मैं सोचता हूँ आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। अब वो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला था ना, जो पीछे छोड़ दिया था। कौन सा था वो? ये वाला क्वेश्चन था। इसकी मैं ट्रिक बताने को कह रहा था। ट्रिक पता है किसमें लगती है? जब ये यहाँ पूछता लाभ हुआ या हानि हुआ, कितना % लाभ हुआ, कितने % हानि हुआ, उसमें ट्रिक लगती है। इसमें ट्रिक नहीं लगेगी। अगर हानि और लाभ पूछता तो मैं लगा देता, इसमें ट्रिक निकल जाता। लाभ % निकालने के लिए में जो ट्रिक होता, अगर यहाँ पूछता कितने % लाभ हुआ है, उसकी ट्रिक होती है। जैसे 8 रुपये में 10 केले और यहाँ 10 रुपये में 8 केले हैं, तो ठीक है इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मिनट, इसका नहीं % लाभ पूछता ना, तो यहाँ पे 8 रुपये में 10 केले और यहाँ 10 रुपये में 8 केले हैं ना, तो 10 10 10 100 और ये 8 8 64 माइनस करते अपॉन 64 करते, मल्टीप्लाई 100 करते, तो प्रॉफिट अगर प्लस में आता तो प्रॉफिट हो जाता %, अगर माइनस में आता तो लॉस हो जाता। तो ये उस टाइम के क्वेश्चन के लिए था। लेकिन इसमें पूछा है कि 90 रुपये लाभ कमाने के लिए कितने केले बेचने पड़ेंगे, तो हमें इसको बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक केले की कीमत कितनी है हमारे पास? एक केले की कीमत 10 केले हैं 8 रुपये के, तो एक केले 10/8 के, मतलब 8/10 के। एक केला यहाँ पे था और यहाँ पे कितने रुपए का एक केला है? 8 केले की कीमत है 10, तो 10/8 का, ठीक है। तो ये वाला जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे 10/8 में से 8/10 माइनस कर देंगे। 10/8 में से 8/10 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? देखो 80 आएगा, और 100 में से 8 × 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 36/80। ये 1 रुपये की कीमत आ गई, मतलब एक केले की कीमत आ गई, मतलब एक केले पे इतना रुपये मिल रहा है हमें, ठीक है। एक केले पे इतना हमें लाभ मिल रहा है, ये तो लाभ है ना। ये हमारा सेलिंग प्राइस था, सीपी था, और ये हमारा मतलब ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था एसपी, और ये सीपी। तो एसपी माइनस सीपी करा तो एक केले पे इतनी इनकम हो रही है, ठीक है। अब 36/8 को अगर हम काटेंगे तो क्या जाएगा? 18/40, और काटेंगे तो क्या जाएगा? 9/20। 9/20 कि हमें एक केले पे, मतलब अगर हम एक केला बेच रहे हैं तो 9/20 रुपये मिल रहे हैं। हमें क्या निकालना है? कितने केले बेचने हैं। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम लेफ़्ट में रखते हैं, मतलब अपने दाएं साइड में रखते हैं। तो दाएं साइड में रखते हैं। 9/20 रुपये कमाने के लिए हमें एक केला बेचना पड़ रहा है। 90 रुपये कमाने के लिए कितना कहना बचेगा? तो इसका इधर जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 20/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा। तो ये 9 से 10 बार में गया तो 200 रुपये, 200
केले बेचने पड़ेंगे। इस तरीके से हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। आपको शायद गाइस समझ आ गया होगा। हमने क्या करा, पहले सबसे पहले एक केले पे कितना मिल रहा है वो निकाला। एक केले पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे केले की कीमत कितनी थी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक केले की कीमत कितनी थी यहाँ पे 10/8, और यहाँ पे हमारे एक केले की कीमत 8/10। अब 8/10 में से 10/8 माइनस करेंगे तो हमारा 9/20 आ रहा है, मतलब काट पीट करके। तो एक केले पे हमें इतना कमाई जा रहा है। हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसको लेफ्ट इधर रखते हैं, राइट साइड में अपने, मतलब बाएं साइड दाएं साइड में रखते हैं। तो 9/20 एक केला बेचने पे मिल रहा है, तो 90 रुपये कितने केले पे बेचने पे मिलेंगे। तो इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, थैंक यू।